आज हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री और बाड़मेर जैसलमेर के पूर्व सांसद और हाल ही के दिनों में दिल्ली फतेह करने के बाद बाड़मेर पहुंचे कैलाश चौधरी जी हैं। कैलाश जी ने हरियाणा में जाकर के जब जिम्मा संभाला या उसके बाद राजस्थान के उपचुनाव में जब जाकर जिम्मा संभाला या दिल्ली में जाकर जब जिम्मा संभाला तो उसके बाद इस तरीके से अपने काम में लग गए कि इनका जो मिशन था वो पूरा हो गया। इसके अलावा भी कई सारी बातें राजनीति राजधानी से लगाकर बॉर्डर तक की बातें की जाएगी। आगामी पंचायती राज चुनावों को लेकर बातचीत की जाएगी। सरकार के 1 साल के कार्यकाल को लेकर बातें की जाएगी। साथ ही साथ बातें यहां पर हो रहे विकास कार्यों पर भी की जाएगी। कैलाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपको बधाई कि 27 साल बाद जिस दिल्ली पर दूसरी पार्टियों का राज था वहां पर बीजेपी काबिज हो गई है। कहते हैं कि इस तमाम जीत में जो है वो पर्दे के पीछे रह करके कई लोगों ने की है और उनमें से एक नाम आपका भी है। किस तरीके से रणनीति बनती है और किस तरीके से एक मिशन, क्योंकि जब चुनाव थे उससे पहले ये बात थी कि दिल्ली में किसी भी सूरत में अरविंद केजरीवाल को हराना संभव नहीं है, आप लोगों ने 48 सीटें लेके आ गए। ऐसा है कि दिल्ली के अंदर जिस प्रकार से 10 साल से जनता के साथ छलावा हो रहा था, धोखा हो रहा था, और जो उम्मीद दिल्ली की जनता ने 10 साल पहले की थी, एक ऐसे व्यक्ति के ऊपर विश्वास किया जो सपने दिखा रहा था कि मैं दिल्ली को इंटरनेशनल स्तर पर ले जाऊंगा और दिल्ली को एक वर्ल्ड क्लास सिटी बनाऊंगा, लेकिन वह दिल्ली इन 10 सालों के अंदर बहुत पीछे चली गई। जहाँ दूसरे राज्यों के देशों के अंदर हम जाते हैं तो वहाँ पर दूसरे देशों में राजधानी उसका एक चेहरा होता है, देखने का मुखौटा होता है कि वो उसका देश का कैसा वहाँ का वातावरण होता है, वो सारी चीज़ें उसी राजधानी से दिखती है। लेकिन दिल्ली के अंदर वही टूटे हुए तार और पानी की पाइपलाइनें दीवारों पे चल रही है, वही जो सीवरेज का पानी सड़कों के ऊपर बह रहा है, सीवरेज का पानी व्यक्ति पीने के लिए मजबूर था, और तंग गलियां और ऐसे ही हालत ख़राब वहाँ पे दिल्ली एक नरक जैसा बना हुआ था। तो ये जनता ने अपेक्षा नहीं की थी और इसलिए जनता में गुस्सा था दिल्ली के अंदर कि इस व्यक्ति ने 10 साल हमारे साथ धोखा किया है और इसलिए इसको हटाना है और ऐसी पार्टी को समर्थन देना है जो इस दिल्ली को आगे बढ़ा सके। और इसके लिए डबल इंजन की सरकार होना जरूरी है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो काम किए पिछले 10 सालों में, वो आपने देखा होगा कि आज देश आगे बढ़ रहा है। जो 10वें स्थान पे था आज 5वें स्थान पे पहुंचा है। 2 साल बाद में वो 3रे स्थान पर वर्ल्ड में अर्थव्यवस्था में पहुंचेगा। तो इस दिशा में दूसरे सारे प्रदेश आगे बढ़ रहे हैं जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें, लेकिन दिल्ली पिछड़ता जा रहा था। तो आज आने वाले समय में लोगों को अगर किसी पे भरोसा है तो प्रधानमंत्री जी पे भरोसा है और उनकी गारंटी पे भरोसा है। और प्रधानमंत्री जी ने जो गारंटी दी है वो गारंटी पूरी की है आज तक। तो इसलिए दिल्ली के जनता में एक आक्रोश था। दिल्ली की जनता ने केजरीवाल को हटा दिया और आगे एक डबल इंजन की सरकार बनी, एक राष्ट्रवादी विचारधारा की सरकार बनी है जो निश्चित रूप से आगे दिल्ली को आगे बढ़ाने का काम करेगी, विकास करवाएगी। दिल्ली तो फतेह कर ली, अब नज़र बिहार पर है। ऐसा है कि आने वाले समय के अंदर इस कांग्रेस मुक्त भारत करना है। आप सब जानते हैं कि प्रधानमंत्री जी ने बहुत पहले ये बात कह दी थी कि कांग्रेस मुक्त भारत होना चाहिए, क्योंकि इनकी विचारधारा जो थी वो पूरा देश जानता है। और जहां इस देश के अंदर विकास होना चाहिए था, गांव के अंदर सड़कें होनी चाहिए थी, वहाँ पर गांव के अंदर गैस का कनेक्शन पहुँच जाना चाहिए था, गांव के अंदर लाइटें पहुंच जानी चाहिए थी, लेकिन न सड़कें पहुंच जानी चाहिए थी। इतना साल कांग्रेस को सत्ता में रहा, सत्ता में उन्होंने देश संभाला, प्रदेशों के अंदर सरकारें इनकी रही, लेकिन 60, 65, 70 साल 75 साल के अंदर लगभग 60 साल तक देश के अंदर कांग्रेस ने और कांग्रेस के समर्थकों ने सरकार चलाई है। लेकिन ये सारी सुविधाओं से महरूम रहा ये देश। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद में ये सारी चीज़ें हुई है। तो इसलिए मैं आपसे कह सकता हूं कि ये जो देश है, इस देश को आने वाले समय के अंदर आगे बढ़ाना है तो भारतीय जनता पार्टी के और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में होना। कांग्रेस ने देश को पीछे धकेलने का काम किया था।
कहते हैं कि दिल्ली के चुनावों के जो समीकरण निकले हैं या फिर जिन लोगों ने रिसर्च किया है, कहते हैं कि राजस्थान के लोगों ने इस बार जो है दिल्ली, जहां पर प्रवासी राजस्थानी थे या जिनका राजस्थान से कनेक्शन था, उन्होंने खूब बढ़ चढ़ करके दिल्ली में बीजेपी का सहयोग किया है। इसके पीछे कोई ऐसा है कि दिल्ली मिनी भारत है जिसके अंदर हर राज्य का व्यक्ति रहता है। ऐसा कोई राज्य नहीं है जिस राज्य का दिल्ली के अंदर व्यक्ति नहीं रहता है। लगभग सभी राज्य, चाहे वो नॉर्थ ईस्ट का है, चाहे साउथ का है, चाहे वो उत्तराखंड और उस एरिया का है, चाहे वो इस राजस्थान का हो, गुजरात का हो, हर प्रदेश का व्यक्ति वहाँ पे रहता है। तो इसलिए ये स्पष्ट हो गया कि देश का मिजाज क्या है। जो दिल्ली का मिजाज है वही देश का मिजाज है। और आने वाले समय के अंदर लगभग हर राज्य के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। और ये जो कांग्रेस के लोग हैं ये धीरे धीरे, अब कुछ राज्यों में बचे हैं, आने वाले समय में ये भी वहाँ से साफ होने वाले हैं। क्योंकि पहले इस देश के अंदर जो धोखा किया, जो काम नहीं हुए, इस देश को पीछे रखने का काम किया था, अब नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम हो रहा है। चाहे वो आप देख लीजिए देश के अंदर जो है, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर काम हो रहा हो, चाहे आपके दूसरे टेक्निकल विषयों पे काम हो रहा हो, या देश की इकोनॉमिक बढ़ाने का काम किया जा रहा हो, यूथ को जिस प्रकार से रोज़गार के विषय हो, या अन्य प्रकार से किसानों के लिए काम किया जा रहा है, महिलाओं के जिस तरह से उत्थान के कार्य किए जा रहे हैं, तो ये आने वाले वक्त के अंदर मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से देश को अगर किसी पे भरोसा है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की बात पे भरोसा है और देश अब आगे बढ़ रहा है। बिल्कुल। दिल्ली से अब सीधा राजस्थान आ जाते हैं, क्योंकि राजस्थान में अभी सरकार को, जो भाजपा की सरकार है, उसको 1 साल का कार्यकाल भी हो गया है। आने वाले दिनों में बजट भी हैं। क्या उम्मीद करें राजस्थान की जनता इस सरकार से, क्योंकि आप सरकार का एक कहें तो एक अंग भी हैं और अच्छी संगठन में, अब सरकार में आपकी अच्छी वहाँ पर पकड़ भी मजबूत है। ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी जिस जिस प्रदेश के अंदर बनी है, सरकार बनाई है, वहाँ पर वो संकल्प के साथ काम कर रहे हैं। चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी है तो वो भी एक विज़न के साथ काम कर रहे हैं कि 2047 में भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, तो उसके ऊपर लगे हुए हैं। इसी प्रकार से जब तक स्टेट विकसित नहीं होगा तब तक देश विकसित नहीं हो सकता। तो इसके लिए नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है वो एक संकल्प लेके काम करती है। और इसीलिए आपने देखा होगा कि भारतीय जनता पार्टी घोषणा पत्र नहीं जारी करती, वो संकल्प पत्र जारी करती है। घोषणा पत्र जो होता है वह घोषणा पत्र सिर्फ घोषणाओं करके घोषणाओं तक ही सीमित रह जाता है। और ये कांग्रेस का पुराना कल्चर रहा है। एक बार में घोषणा करते हैं, दूसरी बार में टेंडर करते हैं, तीसरी बार जीतते हैं तब उसकी थोड़ी अर्थवर्क रोड का काम होता है, चौथी बार जीतते हैं तब उसके ग्रेवल का काम होता है, 5वीं बार जीतते हैं तब डामर का काम होता है। ये इनका पिछले कार्य पूरे इनका ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी उसी कार्यकाल के अंदर सारे काम करवाती है जो उन्होंने संकल्प पत्र में संकल्प लिया है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी का जो घोषणा पत्र के स्थान पर जो संकल्प पत्र लेती है वो संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाने का काम करती है। और इसीलिए मैं आपको कह सकता हूं कि आज हमारे भजन लाल जी की यहाँ पे सरकार बनी है राजस्थान में, तो राजस्थान में सरकार बनने को 1 साल हुआ है। लेकिन 1 साल में जो संकल्प पत्र हमने चुनाव से पहले जारी किया था राजस्थान सरकार बनने से पहले, उससे लगभग 55 से 60% काम हो चुके हैं और प्रारंभ हो चुके हैं। और बाकी के अभी 4 साल पड़े हैं। उन 4 साल के अंदर 40% काम है, निश्चित रूप से वो तो होना ही है, उससे भी आगे जाके हम काम करेंगे। जिसके अंदर आपने देखा होगा आज चाहे वो कई स्टेटों के राज्यों के अंदर नहर का पानी लाने का प्रोजेक्ट हो गया हो, या उन्होंने जिस तरह से किसान सम्मान निधि का पैसा देने का कहा कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार के अंदर सरकार 6,000 रुपये किसान को देती है, 2,000 रुपये हर 4 महीने के अंदर। तो भजन लाल जी ने यहाँ पे कहा था कि हमारी सरकार आते ही हम किसानों को 2,000 रुपये ऐड करके देंगे, तो आपने देखा होगा 2,000 ऐड कर दिए। और इसी प्रकार से चाहे वो महिलाओं के लिए, हमारी बहनों के लिए जो गैस का कनेक्शन में सब्सिडी की बात की थी तो वो शुरू कर दी। इसी प्रकार से जितने संकल्प पत्र में थे उनमें से 60% के आसपास आज संकल्प के काम हुए हैं। और आने वाले समय में निश्चित रूप से मैं कह सकता हूँ कि राजस्थान के अंदर जो राइजिंग राजस्थान का जो काम किया गया बहुत माइंड ब्लोइंग काम हुआ है। और ये जो राजस्थान राइजिंग का धरातल पर जब उतरेगा, आज लगभग 28,000 करोड़ से ऊपर का लाख करोड़ MOU हुआ है। उसमें से अगर 50% भी उतरता है तो भी मैं सोचता हूँ कि बहुत बड़ा काम हो जाता है।
और इससे कितने युवाओं को रोजगार मिलेगा, कितने हमारे लोग युवा जो स्टार्टअप के तौर पर नए स्टार्टअप खड़े हो जाएंगे इस राजस्थान के अंदर। और राजस्थान में भी सबसे बड़ी बात है कि बाड़मेर जो जिला है, बाड़मेर जैसलमेर, इसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत संभावना है यहाँ पे। तो आने वाला जो कल है उस कल में हमारे राजस्थान निश्चित रूप से आगे बढ़ रहा है, बढ़ेगा। और उसमें ये क्षेत्र भी, इसमें बहुत संभावना है जिसके अंदर मैं आज बैठा हूँ। तो निश्चित रूप से ये भी बहुत आगे जाकर बढ़ने वाला है और यहाँ पर युवाओं को बहुत ज़्यादा अच्छा स्किल और रोजगार मिलेगा। बिल्कुल। बात संगठन की कर लें, आने वाले दिनों में पंचायती राज चुनाव है। हाल ही में आपके संगठन ने प्रदेश के तमाम जिलों के जिला अध्यक्ष भी बनाए हैं। किस तरीके से देखते हैं जिला अध्यक्षों की नियुक्ति और पंचायती राज को, दोनों को किस तरीके से साथ में देखते हैं? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी एक लोकतांत्रिक पार्टी है और उसमें हर 3 साल में चुनाव होना और उसके बाद में उनकी नियुक्ति होना, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। और इसमें हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर बूथ अध्यक्ष से लेकर और राष्ट्रीय अध्यक्ष तक के चुनाव होते हैं। और आपने देखा होगा पहले बूथ अध्यक्ष का चुनाव हुए, बूथ अध्यक्ष के बाद में मंडल अध्यक्ष हुए, मंडल अध्यक्ष के बाद में अभी जिला अध्यक्ष की घोषणा हुई है, जिला अध्यक्ष की नियुक्तियाँ हुई है और अब प्रदेश अध्यक्ष होंगे और प्रदेश अध्यक्ष के बाद में राष्ट्रीय अध्यक्ष होंगे। और यही प्रक्रिया अगले 3 साल बाद में फिर से शुरू होगी। तो 3 साल बाद में भारतीय जनता पार्टी के अंदर ये प्रक्रिया, बाकी की जो दूसरी पार्टियां हैं, चाहे वो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, चाहे वो परिवार की पार्टियां हैं, ये कई पार्टियां तो सिर्फ परिवार की ही पार्टियां हैं जो एक परिवार चलाता है, जिसके अंदर वो उस परिवार के आगे पीछे डोलता है, पिछलों की तरह अगर घूमता है तो उसको कोई पद मिल जाता है और उसके पीछे घूमने से उनको जो मिलना मिलता है, किसी की चापलूसी करेंगे तो आगे बढ़ेंगे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसमें बूथ अध्यक्ष भी कभी भी राष्ट्रीय अध्यक्ष बन सकता है और बूथ पर ही काम करने वाला राष्ट्रपति बन सकता है। तो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी में संभव है, दूसरी पार्टियों में नहीं है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के संगठन पर्व के तौर पर हमने मनाया। हमें हर 3 साल में संगठन के चुनाव हम प्रक्रिया करते हैं और उसमें संगठन पर्व के भी एक त्यौहार के रूप में मनाते हैं। आपने देखा पूरे प्रदेश के अंदर चुनाव हुए, कहीं कोई चर्चा भी नहीं हुई। आपने देखा सभी ने, जिसको अध्यक्ष जो बना उसको सब साथ चल पड़े, जो मंडल अध्यक्ष बना उसके साथ सारी टीम लगी है। तो ये एक परिवार की पार्टी है और इसमें सबको पता है कि दायित्व, यहाँ पे जिम्मेवारी नहीं है, यहाँ दायित्व है। और ये दायित्व हमें जिसको भी मिलता है उसको निर्वहन करना होता है। तो मैं तो ये कहता हूँ जितने हमारे बने उन सबको मेरी ओर से बहुत बहुत बधाई है। और आगे भी जिनका दायित्व मुक्त हुआ है उनको भी घर बैठने नहीं देगी भारतीय जनता पार्टी, उनको और नया दायित्व मिलेगा और नए दायित्व के साथ वो आगे बढ़ के और काम करेंगे। तो ये जिम्मेवारी है और इसमें मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी एक परिवार की तरह काम करती है और उसी का परिणाम है कि आज इतने राज्यों के अंदर जो सरकारें आई है ये परिवार की वजह से आई है। क्योंकि आज मैं जाकर दिल्ली के अंदर काम कर रहा हूँ, मेरे जैसे कितने सैकड़ों कार्यकर्ता और भी है, हजारों की वहाँ जाके उनके साथ काम करते हैं। ऐसा लगता ही नहीं हम दूसरे प्रदेश से आए, वहाँ वाले यहाँ आते हैं, दूसरे प्रदेशों में जाते हैं। तो ये एक परिवार, पूरा देश हमारा परिवार है। करण जी, पंचायती राज चुनावों को किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि पंचायती राज चुनावों को लेकर जो है कांग्रेस का दावा है कि इस बार पंचायती राज चुनाव में मालूम चल जाएगा कि राजस्थान की सरकार ने क्या काम किया है। वहीं बीजेपी अपने संगठन को मजबूत कर रही है, हर बूथ तक पहुंच रही है। तो क्या लगता है कैलाश चौधरी को कि किस तरीके से जो है वो राजस्थान में परिणाम आने वाले दिनों में देखेंगे? ऐसा है कि कांग्रेस तो दावा दिल्ली में भी कर रही थी, लेकिन 0-0 तीसरी बार। इसलिए दावा करना इनका काम है, दावा कर सकते हैं, लेकिन जनता जिसके साथ होती है ना वो जीतता है और वही सेवा का काम करता है। आज पूरे देश भर में जब जहाँ भी चुनाव होते हैं, आप इस राज्यों के अंदर देख लो ना, कौन से राज्य के अंदर इनकी सरकार है। जहाँ पर आप देख लो 1-2 राज्यों में इनकी सरकार है, बाकी जगह पर इनका खाता तक नहीं खुलता है। आपने कई ऐसे स्टेटों के मैं नाम बता सकता हूँ जिन स्टेटों के अंदर इनका एक भी विधायक नहीं है। तो ये बातें कर रहे हैं, इन्होंने अपना अस्तित्व निश्चित रूप से जनता का विश्वास खोया है, खुद ने इन्होंने अपना अस्तित्व खोया है और इसके जिम्मेवार ये खुद इनका अहंकार ही है कि वो जाकर इस प्रकार की बात करते हैं। और लेकिन अगर इन्होंने काम करवाया होता इस देश का तो आज उनका ये इस तरह हाशिए पे नहीं पहुंच जाते। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ हम सौभाग्यशाली हैं, हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों से ये सारा देश का विकास होना था। किस्मत था कि इस देश का कि ऐसे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो मिले और उनके नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। और उन्होंने अगर ये पहले करवा दिए होते तो आज हमारे प्रधानमंत्री जी को काम कराने का मौका ही नहीं मिलता, लेकिन उन्होंने काम नहीं करवाए, इसलिए देश की जनता ने उनको नकार दिया है
और इसी प्रकार से यहाँ पर भी पंचायती राज के अंदर मैं आपसे कह सकता हूँ कि यहाँ के पंचायती राज जो राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, उन चुनाव में पहले से ही आपको पता है कि पंचायत ग्रामीण क्षेत्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी के सब जगह लगभग प्रधान भारतीय जनता पार्टी के हैं, लगभग अधिकतर जिला प्रमुख है वो भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो आगे भी मैं यही कह रहा हूँ कि निश्चित रूप से यहाँ पर जनता यही चाहेगी यहाँ की कि अगर केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है तो राज्य में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, अब तो वो के भी काम हुए हैं, तो गांव की सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की बनेगी तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तो काम होगा। वरना नीचे के जो अगर दूसरे पंचायत समिति के प्रधान या सदस्य जीत के जाएंगे तो वो काम क्या करा पाएंगे, वो बैठे रहेंगे अपने वहाँ पर। तो इसलिए काम तो कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी होगा। तो इसलिए यहाँ की जनता राजस्थान की हो चाहे इस क्षेत्र की हो, कोई बहुत समझदार है और निश्चित रूप से कड़ी से कड़ी जोड़ने का काम करेगी और गांव में बहुत विकास करवाना है, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि काम नीचे तक पहुंचे, जो पैसा वो वहाँ से भेजते हैं वो नीचे तक सही सलामत पहुंचे और वो ज़रूरतमंद व्यक्ति के काम हो, चाहे वो मनरेगा का काम हो, चाहे दूसरे, चाहे वो रोजगार से संबंधित काम हो या अन्य प्रकार के जितने काम हो, नीचे ऊपर से नीचे तक हो, तो वो तो जब कड़ी से कड़ी जुड़ेगी तभी होगा। ये काम मुझे लगता है कि जनता यहाँ का आशीर्वाद है, वो भारतीय जनता पार्टी को जिस तरह से दिल्ली में दिया वैसे यहाँ भी देने वाली है। कैलाश जी, अभी की अगर बात करें, ताज़ा खबर की बात करें तो आपके प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ जी और हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष जी ने 2 बीजेपी के बड़े नेताओं को नोटिस दिया है और 3 दिन में कारण बताओ नोटिस दिया है डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा को और अनिल विज जो मंत्री हैं हरियाणा में, उन दोनों मंत्रियों को दिया है कि आप सरकार के जो हैं खिलाफ बोल रहे हैं। ऐसा ये उनका विशेषाधिकार है, क्योंकि वो हमारे पार्टी के मुखिया हैं और पार्टी के प्रदेश के अध्यक्ष हैं और उनको ये विशेष अधिकार है कि वो किसको क्या कहते हैं। तो मैं उसके बीच में अपनी बात को नहीं कहना चाहूँगा, क्योंकि जो जिसके क्षेत्राधिकार होता है वो उसी की बात करता है। लेकिन एक मंत्री जिनको पास का दर्जा होता है वो अपनी एक हरियाणा में जो है अनिल विज जो अपने मुख्यमंत्री के खिलाफ बोलते हैं, यहाँ किरोड़ी लाल मीणा वो कहते हैं कि मेरा फ़ोन टैपिंग हो रहा है। तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं या फिर एक राजनीतिक कोई इसमें ऐसा है, मैंने कहा ना, ये जो विपक्ष के लोग होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही बढ़ा चढ़ा कर बात करते हैं। देखिए ऐसी कोई विशेष बात नहीं, हम सभी परिवार में एक हैं और परिवार में रहते तो बातचीत होती है, स्वाभाविक है, और उसमें समाधान भी निकलता है। और निश्चित रूप से हमारे कोई ऐसा कुछ भी नहीं, सब हम एक हैं और एक होकर ही आगे बढ़ने वाले हैं और क्यों एक होकर ही हमें काम करना है, हम सेवा के लिए काम कर रहे हैं, मैंने कहा ना। चलो अब अपन दिल्ली से राजस्थान से सीधा आ जाते हैं बाड़मेर में। आपका एक ड्रीम प्रोजेक्ट जो था बाड़मेर में एयरपोर्ट, उसको लेकर कैलाश चौधरी जब भी मौका मिला दिन रात लगे रहते हैं और कहते हैं कि भी कांग्रेस जब सरकार थी तब वो ज़मीन अलॉट नहीं थी, अब हाल ही में मिला है कि उसको स्वीकृति मिल चुकी है। तो ये कब तक बाड़मेर के लोगों को सौगात मिल सकती है? ऐसा है कि बाड़मेर की जनता के साथ में तो पिछली सरकार ने बहुत धोखा किया, क्योंकि यहाँ पर स्टेट में सरकार कांग्रेस की थी और उसकी वजह से वो जो पैसा मैंने उस समय स्वीकृत करवाया था वो 2 बार लैप्स हुआ और ज़मीन इन्होंने दी नहीं, जिसकी वजह से एयरपोर्ट नहीं, तो अब तक तो एयरपोर्ट खड़ा हो जाता और कई प्लेनें यहाँ पे शुरू हो जाती, जिसका हमें यहाँ के प्रवासी जो बाहर रहते हैं उनको फ़ायदा मिलता, या हमारे को कई बार बाहर जाना पड़ता है तो उसका लाभ मिलता। लेकिन अभी शुरुआत ही नहीं हुई है, तो अब ज़मीन हमने अलॉट करवाई है यहाँ पे, हमारी सरकार बनने के बाद ये ज़मीन अलॉट हुई है। तो निश्चित रूप से अब उड़ान मंत्री जी से बात करेंगे कि ताकि जल्दी से जल्दी इसका काम आगे बढ़े, क्योंकि उड़ान योजना के अंदर स्वीकृत मैंने पहले से ही करवा रखा है। तो ये जल्दी से यहाँ पर ये सौगात भी निश्चित रूप से बाड़मेर जनता को सुनने को और देखने को। बाड़मेर की जनता में ये माहौल है, हालांकि ये सच भी है कि कैलाश चौधरी जो हैं कैबिनेट मंत्री जब थे, केंद्रीय मंत्री थे, तब जो था आज भी उसी प्रकार रुतबा है और यहाँ की जनता उनके पास जाते हैं, उनके काम हो जाते हैं। किस तरीके से जनता की डिमांड आती है और कैसे बिना थके दिन पूरा अपने काम में लोगों के लिए काम करते रहते हैं? देखो ऐसा है कि मंत्री तो ये पद दायित्व है, और मैं तो जब स्कूल में पढ़ता था तब भी जनता के लिए लड़ता था, जनता के साथ जाता था काम कराना, चाहे वह SDM के पास जाना हो, चाहे पुलिस प्रशासन के पास जाना हो, या किसी विद्युत विभाग में जाना हो, किसी भी विभाग में जाना हो, पानी से संबंधित तो काम करता था। उस समय भी लोग और अधिकारी उस समय भी कहना मानते थे। और
उसके बाद में आज भी अगर मैं हूँ तो ये जिम्मेवारी है, दायित्व है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता के नाते हमें निश्चित रूप से काम करना है, और काम करके मुझे ऊर्जा मिलती है, एनर्जी खुद को मिलती है। क्योंकि जब किसी का काम होता है ना, तो उसके बाद में उसकी खुशी वो स्वयं ही महसूस करता है कि मैंने जो कहा वो काम हुआ है, उससे कितने लोगों को लाभ हुआ है। मैं जब 10th में पढ़ता था, उस समय मेरे पास स्कूल के अंदर एक व्यक्ति भागता हुआ हॉस्पिटल से सामने कि एक व्यक्ति की जान जा रही है, ब्लड की आवश्यकता है। तो मैंने 10th में पढ़ता, उस समय मैंने ब्लड दिया उसको। मैं समझता भी नहीं था ब्लड से मेरा खुद की जान जा सकती है क्या नहीं होगी, लेकिन उस समय मुझे उसकी जान बचानी थी। तो मैंने तो 10th के अंदर ब्लड देना शुरू किया। उसके बाद में 28 बार मैं ब्लड दे चुका हूँ एक लोगों को अन्य प्रकार से। नेचर ही ऐसा है कि बस सेवा करनी है, सेवा तो। और उसके बाद में कॉलेज के लिए आंदोलन किया। बालोतरा में कॉलेज खुलवाना था तो उसका आंदोलन किया। जयपुर तक गए, भैरू सिंह जी के पास गए, उन्होंने फिर आश्वासन दिया 10 दिन के अंदर कॉलेज खुला। तो ये सारी उस समय से। उसके बाद में किसानों के लिए आंदोलन किए, तो युवा मजदूरों के लिए आंदोलन किए, तो कॉलेजों के स्कूलों के स्टूडेंटों के लिए आंदोलन। तो मेरा तो ये कहना है कि हम तो सिर्फ काम करना चाहते हैं, और लोगों के लिए बस इतना है कि इतना मुझे प्यार भी जनता ने दिया। ऐसा नहीं है कि मैं जब स्कूल कॉलेज से निकला तो मुझे पार्षद का पार्टी ने टिकट दे दिया, उससे थोड़ा बड़ा हुआ तो जिला परिषद की टिकट दे दी, जिला परिषद देने के बाद थोड़ा और कुछ बड़ा हुआ तो MP का MLA का टिकट दे दिया, MLA के बाद में मुझे MP का टिकट मिल गया, पार्टी ने दिया। और जनता ने मुझे बहुत भरपूर प्यार दिया। बाड़मेर जैसलमेर की जनता ने मुझे बहुत ऐसा एक बेटे की तरफ जो रखना चाहिए वैसा रखा है, और आगे भी मुझे रख रहे हैं। जिस तरह से मैं जाता हूँ वहाँ पर जो इस तरह से मुझे प्यार मिल रहा है, स्नेह मिल रहा है। और मैं तो यही कहता हूँ कि चुनाव के अंदर कई बार हार होती है, जीत होती है, ये तो एक सिक्के के दो पहलू हैं, कुछ उसको मैं ध्यान में रखता ही नहीं हूँ। तो मेरा तो इतना ही है कि मेरे पास जो आदमी आए वो संतुष्ट होकर जाए। और अब यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, इसलिए अपेक्षा लोग मुझसे रखते हैं। और निश्चित रूप से उनके काम चाहे वो किसी भी विचारधारा के हों, लेकिन अगर हमारे को सार्वजनिक काम करना है तो उसके लिए नरेंद्र मोदी जी ये बात देखते हैं, वो भी कहते हैं सबका साथ सबका विकास। आपने देखा होगा अल्पसंख्यक कई ऐसे हैं जो वोट नहीं देते, सब जानते हैं अच्छे से, लेकिन मोदी जी कभी अल्पसंख्यक को पीछे थोड़ी छोड़ते हैं। पक्का मकान देना तो सभी को देते हैं, गैस का कनेक्शन देना तो सबको देते हैं। तो हम तो उस पार्टी के सिपाही हैं जहाँ पर सिर्फ सेवा करने के उद्देश्य से आए, न तो हमारा कोई उसका उद्देश्य दूसरा है। दूसरी पार्टियों वाले जो कई लोग हैं भ्रष्टाचार करते हैं, अपने घर के लिए कुछ करते हैं। मैं तो सिर्फ समाज की सेवा करने के लिए राजनीति में आया हूँ। और माई का लाल कोई 25 पैसे का आरोप लगा दे तो वो आपको बता दूं 1 पैसे का कोई माई का लाल आरोप नहीं लगा सकता। आपने इस प्रकार की बातें की तो हाल ही में राजस्थान के और अपने विशेष सीमांत क्षेत्र में पश्चिमी राजस्थान में सोलर और विंड को लेकर काफ़ी चर्चाएं हैं। कई धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, कई मुकदमे हो रहे हैं, कई विकास कार्य में बाधाएं होती हैं। इसको किस तरीके से देखते हैं और कैलाश चौधरी व्यक्तिगत तौर पर इस पर क्या कहना चाहते हैं? ऐसा है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ये हमारा क्षेत्र बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, और अब संभावनाएं इस बाड़मेर जैसलमेर के अंदर जगी है, क्योंकि यहाँ पे प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के आशीर्वाद से, और जिस प्रकार से मैं जब विधायक था उस समय बाईतू विधानसभा के अंदर रिफाइनरी स्थापित हुई, और आज वो एक बहुत बड़ी रिफाइनरी जो खड़ी हो रही है, जिसका उद्घाटन आने वाले 5-6 महीने के अंदर होने वाला, हमारे प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करेंगे। तो आज ये आने वाले समय के अंदर एक बहुत बड़ा उद्योग का हब बनने जा रहा है। यहाँ पर रिफाइनरी से भी कई बाई प्रोडक्ट निकलेंगे, लगभग 135 प्रकार के बाई प्रोडक्ट निकलने वाले हैं, जिससे ये क्षेत्र बाड़मेर जैसलमेर में लोग आज तो जिस प्रकार से जो लोग हैं स्थान हमारे को ज़मीन भी मिल जाती है, लेकिन भविष्य में इस ज़िले के अंदर हमें ज़मीन भी लोगों को ढूंढने से नहीं मिलेगी, क्योंकि ये क्षेत्र बहुत आगे बढ़ने वाला है। और जब कोई क्षेत्र आगे बढ़ता है तो वहाँ के युवाओं को रोज़गार मिलता है, वो रोज़गार के साथ साथ खुद उद्यमी बन जाते हैं। सही बात। और खुद उद्यमी बनता है तो उसके बाद में उसका घर आगे बढ़ता है, उसका परिवार आगे बढ़ता है, उसका प्रदेश आगे बढ़ता है, उसका गांव आगे बढ़ता है। एक युवा अगर कोई गांव का अंदर पैसा कमा लेता है तो वो पूरे गांव के अंदर वो कुछ न कुछ भामाशाह के रूप में बन के काम करता है। मैंने यहाँ पे बहुत मेरे युवा साथियों को देखा है, जब उनके पास में अगर
कुछ भी थोड़ा बहुत भी पैसा कमा के वो अपने पैरों पे खड़ा होता है, तो कहीं ना कहीं वो अच्छा काम अपने समाज का, अपने गांव के अंदर वो करता है। चाहे वो मंदिर क्षेत्र की विशेषता है कि मंदिर में हो, चाहे वो स्कूल के अंदर हो, चाहे कहीं पर भी हो, वो डोनेशन करता है और उसमें वो उसको करके खुशी होती है। तो इस प्रकार से जब वो करता है तो ऐसे हमारे युवा साथी यहाँ पर उद्यमी बनेंगे, खुद का बिजनेस शुरू करेंगे, युवाओं को रोजगार मिलेगा। तो ऐसे में हमें उनका सपोर्ट करना चाहिए, जो चाहे वो विंड हो या सोलर वाले यहाँ पर कंपनियाँ आ रही है, तो उनको मेरा तो इतना कहना है कि वो आएगी तो यहाँ के युवाओं को रोजगार मिलेगा। और निश्चित रूप से फैक्ट्रियाँ, कंपनियाँ जो बनेगी, चाहे बालोतरा का एक उद्योग यहाँ पर इंडस्ट्रीज है कपड़े की, उस एक की वजह से लाखों लोग वहाँ पर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। तो इतने सारे उद्योग अगर यहाँ पर स्थापित और हो जाएंगे तो और ज़्यादा विकसित होगा। और मुझे एक बात कहनी है आपसे, ये कलकत्ता और बंगाल एक समय हिंदुस्तान की राजधानी होते थे। अंग्रेज़ों के समय में राजधानी थी वहाँ की कलकत्ता। और कलकत्ता के अंदर उस समय कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने इस प्रकार से कंपनियों के ऊपर कब्जे करने शुरू कर दिए कि उन कंपनियों को वहाँ से भगाया गया। और जो एक समय राजधानी होती थी हिंदुस्तान की, वहाँ पर बड़े बड़े उद्योग होते थे, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज वहाँ पे हुआ करती थी कलकत्ता के अंदर और बंगाल के अंदर। लेकिन उन कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों ने उस समय उन कंपनियों को बंद करवाने का काम किया था। आज बंगाल के अंदर, कलकत्ता के अंदर इस प्रकार से कंगाली जैसे हालात कर दिए। ये किसने? उन समय के विचारधारा के लोगों ने, कम्युनिस्ट विचारधारा के। इसलिए मैं कहना चाहता हूँ कि इस बाड़मेर, जैसलमेर और राजस्थान में भी कम्युनिस्ट विचारधारा के लोगों को यहाँ पर किसी प्रकार की बाधा नहीं डालनी चाहिए। जो इस प्रकार की बाधा डालता है तो मैं सोचता हूँ कि निश्चित रूप से वो इस प्रदेश के लिए, इस बाड़मेर जैसलमेर के लिए आने वाले समय के अंदर वो एक बाधा के रूप में होगा। मैं तो यही कहता हूँ कि स्मूथली काम चले, खुद के स्वार्थ नहीं आना चाहिए। मैं मेरे स्वार्थ के लिए कि नहीं, मुझे अगर इसको काम मिलेगा और उसको काम मिलेगा तो मेरा भला हो जाएगा, ये मुझे पसंद नहीं है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि अगर कोई कंपनी आती है, अगर किसान की सहमति है, किसान की ज़मीन है, किसी कंपनी को दे दी, उसने किराए पे दी है, किसान को भी तो रोज़गार मिल रहा है ना। अगर किसान ने अपनी ज़मीन दी है, उसके जो भी किराया उसने तय किया है, उस किराए के ऊपर अगर उसको मंथली पैसा मिलता है, तो जिस ज़मीन के ऊपर अगर मान लो उसके बाजरी या दूसरे अनाज होता है, उससे उसने सोच के विचार करके दी होगी कि मेरा उससे ज़्यादा मेरे किराए पे इनकम हो रही है। हाँ। तो ये सोच के अगर किसान देता है ज़मीन और फिर उसके ऊपर कोई आकर कहता है कि ये मैं काम नहीं करने दूंगा, तो उससे कंपनियां फिर दूसरे प्रांतों में चली जाएगी, दूसरे राज्यों में जाएगी। और दूसरे राज्यों में जाएगी तो वहाँ पे वो काम करेगी और यहाँ से दूर भागना पसंद करेगी। तो फिर हमारे युवाओं को रोज़गार नहीं मिलेगा, यहाँ के किसानों को भी उसका लाभ नहीं मिलेगा। मैं तो यही सोचता हूँ कि हमारा ये जिला है वो आगे बढ़ना चाहिए, इसमें हमें बाधक नहीं बनना चाहिए। कहीं भविष्य में ऐसा नहीं हो कि बंगाल जैसे हालात यहाँ पे पैदा हो जाए और वो कम्युनिस्ट विचारधारा यहाँ पे पनपना जाए, जिससे यहाँ के रोजगार, यहाँ के युवाओं को आने वाले समय में बंगाल जैसे हालात देखना ना पड़े। राजस्थान सरकार में निर्दलीय विधायकों के क्या हालचाल हैं? किस तरह ऐसा है कि मेरा तो इतना कहना है कि पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार काम कर रही है और सबके लिए काम कर रही है। ये भारतीय जनता पार्टी के अंदर तो मैंने पहले ही आपको कहा, सबका साथ सबका विकास है और सबका विकास हो रहा है, काम हो रहा है, काम चल रहा है। बाड़मेर हो, चाहे वो राजस्थान के अन्य जिले हों, सब जगह काम। ऐसा है कि राजनीति के अंदर मैं तो कह रहा हूँ द्वेषता हमारे भारतीय जनता पार्टी में किसी प्रकार का कोई द्वेषता नहीं रहती। हम काम करते हैं, काम में विश्वास रखते हैं और हमारा उद्देश्य एक ही है कि हमारा प्रदेश आगे बढ़ना चाहिए और विकसित भारत बनना चाहिए। 2047 का मोदी जी का लक्ष्य है। उस समय तक हमारे सारे ऐसे देश के अंदर ऐसा कोई क्षेत्र अछूता नहीं हो जहाँ हमारे कोई प्रकार का विकास रुका हुआ हो या विकास नहीं हो। चाहे वो अभी पंचायतों के अंदर पुनर्गठन हो रहा है तो पंचायत समितियाँ बनेगी, तहसीलें बनेगी, आगे जाके एसडीएम कार्यालय बनेंगे, नज़दीक हो जाएंगे, तो उससे क्या कोई लोगों को कनेक्टिविटी होगी। मैंने आपको ये कहना है कि मोदी जी का तो उद्देश्य है कि आदमी को सुविधा दो हर प्रकार की। आज आपने देखा होगा, एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ। राजपत्रित अधिकारी के पास में हम साइन कराने के लिए जाते थे जब फोटोकॉपी को अटेस्टेड करवाना होता था। मोदी जी ने कानून खत्म कर दिया कि नहीं, सेल्फ अटेस्टेड करो खुद का, क्यों किसी के पास जाना, क्यों उस किसी को पैसा देना, क्यों किसी को, क्योंकि वो पैसे लेते थे, भ्रष्टाचार चलता था, सारी दुनिया जानती है। तो छोटे से लेकर चाहे बड़ा काम हो,
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से मैं तो ये कहता हूँ छोटे छोटे काम से लेके बड़े बड़े काम हैं वो सब आने वाले समय के लिए विकसित भारत के लिए काम हो रहा है। अब हमारे जितने भी दर्शक हैं वही बात जानना चाहते हैं कि कैलाश चौधरी को इतनी ऊर्जा कहाँ से मिलती है। जब मंत्री थे, सांसद थे, तभी इसी प्रकार से, और अभी संगठन में काम कर रहे हैं, फिर भी अपने पूरे दिन गाड़ी में अलग अलग गाँवों में बड़ा लंबा टूर करना, देर रात तक लोगों से मिलना, जन सुनवाई करना, ये सब ऊर्जा का राज क्या है, या किस तरीके से काम करना इनको पसंद है? ऐसा है कि ऊर्जा देता कौन है? ऊर्जा देने वाले यही जनता है। जनता का प्यार जब तक मिलता है तब तक ऊर्जा, जिस दिन जनता ने प्यार देना बंद कर दिया तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी। इसलिए जनता का प्यार जब तक ये ऐसे ही गाड़ी चलती रहेगी और ऐसे ही काम करते रहेंगे, ऐसे ही भागते रहेंगे, और हमारे को काम करने में मज़ा आता है, आनंद आता है। इसलिए कोई भी काम को अगर हम आनंद पूर्वक करते ना तो उसमें फिर एनर्जी मिलती है। तो और किसी को अगर काम को यार करना पड़ेगा, ये मजबूरी है, तो फिर वो रोता हुआ जाता है और रोते हुए समाचार लेके आता है, हंसते हुए जाता है, वो हंसता हुआ आता है। अपन तो ऐसा है कि काम करते हैं, खुश रहते हैं, और मेरे को ऐसे ही प्रकार का जनता ने बहुत आशीर्वाद दिया भाई साहब। आने वाले मैं आपको बताऊं, आपको मेरे को इतना प्यार दिया। एक छोटा सा कार्यकर्ता, गाँव का रहने वाला, किसान का बेटा, जिसके पिताजी सिर्फ बिजली घर में सर्विस करते थे, नौकरी करते थे। मैं तो क्या था, कुछ नहीं था, लेकिन मेरे युवा दोस्तों ने, मेरे परिवार के जितने भी भाई हैं, बहनें हैं, इस क्षेत्र की रहने वाली, विधानसभा लोकसभा क्षेत्र की, उन लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया यार। मैं एक छोटा सा कार्यकर्ता, गांव का रहने वाला, एक गरीब, मेरी माताजी तो फेमिन पे जाती थी, कमठे पे फेमिन पे जाके और अपना घर चलाती थी। पिताजी किसी के वहाँ पर ट्रैक्टर चलाते थे और वो ट्रैक्टर चला के उनकी नौकरी लगी। उसके बाद मम्मी तो पहले उस समय उन्होंने भी मुझे बहुत प्यार दिया, मेरी माँ ने भी। लेकिन मैं तो ठीक है, बस ऐसा कुछ नहीं है। अपन तो नीचे से सेवा कर रहे हैं, नीचे का पता है मुझे अच्छे से, धरातल का। जिसको ये चीज़ें पता नहीं होती कि फेमिन पे क्या होता है, आज नरेगा पे जो बहनें जाती है, भाई जाते हैं, उनको पता है कि क्या समस्या है। तो मेरी माँ ने जो मुझे झेला है, उन्होंने उस समय झेला था, तो वो मैंने देखा है, मुझे पता है, मेरे को खुद को वो साथ लेके जाती थी। तो इसलिए मेरे को सब पता है कि किसकी समस्या है। उनकी समस्याओं का मैं 1% भी अगर समाधान करवा सकूं तो मुझे अंदर से खुशी होती है, शांति मिलती है, और इसीलिए मेरी ये प्रसन्नता का राज है। और मैं तो बस यही ऊर्जा है मेरी कि मैं उन लोगों के ज़रूरतमंद व्यक्ति है, जो बहुत पीड़ित व्यक्ति है, उसके कोई न कोई काम होता है, वो रोता हुआ आता है, हंसता हुआ जाता है, तो मुझे उससे एनर्जी मिलती है। तो क्या ये आने वाले दिनों में एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ, एक किसी ऐसे पद के साथ कैलाश चौधरी इसी प्रकार जनता की सेवा करते हुए दिखेंगे? क्योंकि सियासी गलियारों में ये चर्चाएं कि कैलाश चौधरी का अब नाम, ओहदा जो है वो बहुत बढ़ चुका है, क्योंकि लगातार जैसे आला कमान का विशेष तौर पर स्नेह मिलना, विश्वास करना, बड़ी जिम्मेदारियां अलग अलग राज्यों में दिए जाना, तो क्या ये इशारा है? ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी में सबसे बड़ा पद होता है वो कार्यकर्ता का होता है। और आपने देखा होगा मेरी फेसबुक के ऊपर, जैसे ही मैंने मंत्रिमंडल से या मंत्री पद से मेरा समाप्त हुआ, तो मैंने फेसबुक पे मेरा सबसे पहले ये लिखा, भारतीय जनता पर कैलाश चौधरी, भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता। इसलिए मैं कार्यकर्ता हूँ और कार्यकर्ता के नाते काम कर रहा हूँ। पार्टी जिम्मेवारी देती है तो उसको अच्छे से निर्वहन करने का कोशिश करता हूँ, आगे चलता रहेगा। पार्टी के कार्यकर्ता से बड़ा कौन सा पद होता है। बिल्कुल, ये कैलाश जी चौधरी थे, जिनसे काफ़ी लंबी चर्चा हुई, अच्छी बातचीत हुई, और साफ तौर पर कहना है कि मुझे लोगों की सेवा करने में आनंद आता है और उसी आनंद से मुझे ऊर्जा मिलती है। बहुत बहुत धन्यवाद।